Hello guys, welcome to the IGNOU MBA section of the channel H2O Chemistry. मेरा नाम है डॉक्टर ऋतु जौहर and I will be teaching you MMPC 005 Quantitative Analysis for Managerial Applications. इसमें यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है. मेक श्योर आपने उन दोनों यूनिट्स को इस यूनिट को पढ़ने से पहले जरूर देखा हो. What you will find in my lectures is कि यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कशन की है इग्नोउ के कंटेंट की, कुछ भी मिस नहीं किया. तो अगर आप अपना कंटेंट पढ़ते भी नहीं हैं, सिर्फ इन लेक्चर्स को वॉच करके अपने नोट्स बनाते हैं, तो आपकी तैयारी 100% होगी. All right. So unit number 3 is measures of central tendency, जिसका लेक्चर नंबर 1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जहां पे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, उसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, और फिर हमने पहला तरीका डिटेल में डिस्कस किया, दैट इज अरिथमेटिक मीन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हमने डिस्कस किया वेटेड अरिथमेटिक मीन. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर विथ टुडेज लेक्चर और लर्न करते हैं कुछ और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो चलिए शुरू करते हैं. अरिथमेटिक मीन को आपने पिछले लेक्चर में समझा, तो हमारा सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है? दैट इज मीडियन. अब मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी वो मीडियन होगी. उसकी जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन, क्योंकि उससे वो ऑब्जर्वेशन, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, वो आपके ऑब्जर्वेशंस को 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर रही है. 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 2 ऑब्जर्वेशंस, उस थर्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर लाए करेंगी और 50% उसके बिलो लाए करेंगी. ठीक है. सो इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, मीडियन इज द मिडल वैल्यू. पर अब अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो, जैसे कि 6 ऑब्जर्वेशंस हो, फिर मीडियन क्या होगा? तो फिर जो थर्ड और फोर्थ वैल्यू है उसका आप अरिथमेटिक मीन लोगे तो वो मीडियन होगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. बट ये एप्लीकेबल है तब जब आपका डेटा एक डिस्क्रीट डेटा है. अब अगर आपका डेटा डिस्क्रीट नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस डेटा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उसके लिए, उस ग्रुप्ड डेटा के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ ऑफ दैट क्लास. L क्या है? यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. n बाय 2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 से डिवाइड करोगे. PCF क्या है? प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जिस क्लास को आप मीडियन क्लास बोलोगे, उस क्लास से पहली प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें से आप माइनस करोगे और उस सब को डिवाइड करोगे बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास मल्टीप्लाइड बाय I, दैट इज द क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास. अब इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. हमें फाइंड आउट करना है द मीडियन एज ऑफ 1000 वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, और हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाओगे. ठीक है. सो बिलो 25 इट इज 120. अगले स्टेप में 120 प्लस 125 आपका 245 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. इस तरीके से आप सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखोगे. फिर आप आइडेंटिफाई करोगे विच इज द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास मतलब जिसके अंदर आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो लाई करती है. तो आपकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? n आपका 1000 है, और 1000 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो
500th ऑब्जर्वेशन है वो जिस क्लास में लाई करती है दैट इज द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास कौन सी होगी? ये 585 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें है, क्योंकि 426 से लेके 585 तक 35 to 40 वाली क्लास में लाई करेगा। ठीक है, सो पहली चीज क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना और फिर आइडेंटिफाई करना कि मीडियन क्लास कहाँ पे है, जो आपकी सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है, वो कहाँ पे लाई करती है। तो वो आपने कैसे किया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 से डिवाइड किया, 1000 बाय 2, 500th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करती है, वो आपकी मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको हम L बोलते हैं, मतलब 35 इज गोइंग टू बी दैट L। सो फॉर्मूला के हिसाब से 35 इज दैट L, n बाय 2, 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज 500, वो आ गया, माइनस PCF दैट इज द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रीवियस इस क्लास से पहली क्लास तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? 425। तो आप 500 में 425 को माइनस करोगे और इसको करंट क्लास की या मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे क्लास विड्थ से। सो 40 माइनस 35, 5 इज द क्लास विड्थ। और आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 37.34 ईयर्स, जिसका मतलब है कि मीडियन ईयर्स, मीडियन जो एज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37 ईयर्स। हाफ ऑफ द वर्कर्स की जो एज है वो 37 ईयर्स से कम है और हाफ ऑफ द वर्कर्स की जो एज है दैट इज मोर देन 37 ईयर्स। So the next we have is the mathematical property of median. आपने arithmetic mean की 3 mathematical properties को सीखा था पिछले लेक्चर में, और इसमें हम एक बहुत important mathematical property median की सीख रहे हैं। Property क्या है? The important mathematical property of median is that the sum of the absolute deviations about the mean is minimum. So इसको अगेन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास फॉलोइंग डेटा है जहां पे हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं 5, 8, 11, 13, 15, 18 और 20। ठीक है, सो आपके पास टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने इनको पहले एक ऑर्डर में लगाना है। अगर ऑर्डर में ना लगे हो तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपकी 7 ऑब्जर्वेशंस में से जो 4th ऑब्जर्वेशन होगी वो मीडियन हो गई, जो मिडल वैल्यू है। सो अब हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करोगे और सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस और उनका सम करोगे तो मीडियन के केस में वो जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम होगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। हमारी ऑब्जर्वेशन है 5, मीडियन है 13, सो 5 माइनस 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लेनी है, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, सो दिस इज 8, 8 माइनस 13 विल बी 5। इस तरीके से आप सारी के सारी डिविएशंस को कैलकुलेट कर सकते हो और फिर उनका सम करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 29। अगर ये वैल्यू आपने 11 लेते तो x माइनस 11 दैट इज 5 माइनस 11 इज 6, 8 माइनस 11 इज 3, और ये आपने सारे के सारे डिविएशंस को कैलकुलेट करके ऐड किया तो 31। अगर यही मीडियन आपका 15 होता तो वेल अगेन आपके पास जो डिविएशंस आती दैट वाज सम उनका आता तो दैट वाज 31। तो आपने यहाँ पे देखा द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस इज द लीस्ट व्हेन द डिविएशंस आर टेकन अबाउट द मीडियन कंपेयर्ड टू एनी अदर वैल्यू। ठीक है, सो x माइनस द मीडियन की एब्सोल्यूट वैल्यू की समेशन करोगे तो दिस इज मिनिमम एट द मीडियन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है अमंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज मीडियन वो वैल्यू है जहां पे टोटल ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस इज द लीस्ट। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये मीडियन को एक स्टेबल और रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बनाता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यू है जो कि हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब एक और एडवांटेज है, दिस इज इन कंपैरिजन टू द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मगर यहाँ पे तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कर के बारे में इंक्लूड कर रहे हैं रादर देन द मैग्नीट्यूड, इसलिए ये एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा ही नहीं। So it is going to be very useful when the data are skewed, or that means they contain extreme observations, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी वैलिड है और ग्रुप्ड डेटा के लिए भी वैलिड है, ठीक है। सो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है मीडियन की सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस अबाउट द मीन इज मिनिमम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, तो प्लीज डू लर्न ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स क्या होते हैं? क्वांटाइल्स आर पोजिशनल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी that divide an ordered data set into equal part। तो क्वांटाइल वो चीज है जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो क्वांटाइल उस सारे के सारे डेटा सेट को कुछ बराबर के हिस्से में डिवाइड करता है। जैसे कि वन ऑफ द क्वांटाइल्स इज अ क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब वो उसको 25% के सेट्स में डिवाइड कर देगा आपके पूरे डेटा को। अगर 100 ऑब्जर्वेशंस का डेटा है तो 25 will be coming in the first quartile, then the next 25 in the second quartile, और 50th percentile this becomes the median also, क्योंकि ये सेंट्रल पोजिशन आ जाएगी। फिर आपका थर्ड क्वार्टाइल, नेक्स्ट 25% ऑफ द डेटा, और उसके बाद लास्ट विल बी द नेक्स्ट 25% ऑफ डेटा। तो क्वांटाइल वो पोजीशंस है सेंट्रल टेंडेंसी की जो कि एक डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो क्वांटाइल एक ऑर्डर्ड डेटा सेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ध्यान रखना है कि आपका डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो, वो ऑर्डर्ड हो, तो आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो क्वांटाइल्स तीन तरह के हैं। नंबर 1 इज क्वार्टाइल, नंबर 2 इज डिसाइल एंड नंबर 3 इज परसेंटाइल। अब क्वार्टाइल एक डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीनिंग अगर मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हो और हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो हर पार्ट कितना होगा? 25 ऑब्जर्वेशंस। So 25% of the observations lie below Q1. Next 25, that is 50% of the observations will lie below Q2. Next 25%, मतलब 75% of the observations will lie before Q3, और फिर उसके बाद आपका लास्ट क्वार्टर रह जाएगा। तो 3 क्वार्टाइल्स डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिसाइल। तो डिसाइल भी सिमिलरली, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस, तो एक डिसाइल में कितनी आएंगी? 10 ऑब्जर्वेशंस। सो 10% के बाद D1, 20% के बाद D2, 30% के बाद D3 एंड सो ऑन। सो 9 डिसाइल आपके डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली परसेंटाइल डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 100 ऑब्जर्वेशंस का मतलब एक ऑब्जर्वेशन। तो आपकी 1% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के बाद आपका P1 आएगा, 2% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के बाद P2 आएगा, और इस तरीके से 99 परसेंटाइल्स आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो ये जो क्वांटाइल्स हैं, ये मेजर्स हैं जो कि पोजिशनल इन नेचर है, पोजिशन को बताते हैं, राइट? इसलिए ये बहुत यूजफुल है फॉर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड कंपेयरिंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। सो हमारा सबसे पहला क्वांटाइल is a quartile,
Q1, Q2, Q3, जो कि एक ऑर्डर्ड डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आपने सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और फिर अपने इंटायर डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और पहले 25% के बाद आपका Q1, उसके और 25% के बाद Q2, और इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। और अगर आप इसको परसेंटाइल के साथ कंपेयर करोगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल के बाद 25th परसेंटाइल आएगा, क्योंकि अगर मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हो तो 100 ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन के बाद P1 आएगा। तो जब 25 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी तो आपका 25th परसेंटाइल होगा, और अगर आपके सेकेंड क्वार्टाइल खत्म होगा वहां पे आपका 50th परसेंटाइल खत्म होगा। Another 25% of the data third quartile and 75th percentile, and then will be your left remaining part. So Q1 is 25% of the observations are less than or equal to Q1. Q2 will be when 50% of the observations are less than or equal to Q2, and Q3 will be when 75% of the observations are equal और लेस देन Q3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम क्वार्टाइल को ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे यूज करते हैं, राइट? तो जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का नंबर बहुत ज्यादा होगा, आपको उसको क्लासेस में डिवाइड करना होगा अपने डेटा को, तो वहां पे जब आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, आपके पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल आप उसका बनाओगे, उस केस में आप क्वार्टाइल का फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देख लो और फिर मैं उसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करूंगी। ठीक है, सो हमारे पास है क्वार्टाइल जे, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टाइल ले रहे हो कि सेकेंड क्वार्टाइल ले रहे हो या थर्ड क्वार्टाइल ले रहे हो, तो ये वो जे रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3। ठीक है, उस दिस इज इक्वल टू एल प्लस जे एन बाय 4 माइनस PCF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। तो QJ मैंने आपको बता दिया कि क्या है, दिस इज द jth क्वार्टाइल वेयर J कैन बी 1 2 और 3। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो जहां पे आपकी क्वार्टाइल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है, जैसे आपने मीडियन क्लास में किया था, तो मीडियन क्लास के लिए जो लोअर लिमिट है बिल्कुल वैसे ही क्वार्टाइल क्लास के लिए जो लोअर लिमिट है। N क्या है, N है टोटल फ्रीक्वेंसी और द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपने उस n का क्या करना है, n/4 करना है, क्योंकि एक क्वार्टाइल में 25% ऑब्जर्वेशंस ही आएंगी और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है j के साथ। सो अगर आपका पहला क्वार्टाइल होगा तो 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, अगर आपका सेकेंड क्वार्टाइल है तो 25 नहीं 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सो 25 इंटू 2 हो जाएगा। देन अगर आपका क्वार्टाइल नंबर 3 है तो क्वार्टाइल नंबर 3 में इट इज 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इंटू 3, 75%। तो J को n/4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उसका चौथा हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द क्वार्टाइल। अब इससे आपको माइनस करना है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसको आपने डिवाइड करना है F के साथ, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, एंड मल्टीप्लाई दिस बाय द क्लास विड्थ। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज एग्जैक्टली, आप इसके अंदर जैसे आपने मीडियन के लिए किया था, इट इज अ सिमिलर थिंग दैट वी आर डूइंग ओवर हियर। सो एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, the following grouped data shows the annual profits in rupees lakhs of 100 companies. Calculate Q1, Q2. Q2 will be the median also and Q3. ठीक है, सो हमारे पास जो प्रॉफिट ऑफ 100 कंपनीज है वो आपको एक क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग भी नंबर ऑफ कंपनीज कितनों के, प्रॉफिट इन लैक्स 20 to 30,
लैक्स हैं 4 कंपनीज के। तो यहां से सबसे पहला आप काम क्या करोगे, सबसे पहला आप काम करोगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सो पहले 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट में 4 + 8 दैट इज 12, फिर 12 + 18 विल बी 30, 30 + 30 विल बी 60 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वार्टाइल की पोजीशन को मार्क करना है कि कौन सी क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्वार्टाइल आ रहा है। तो आपके पास अगर 100 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपको सबसे पहले क्वार्टाइल को मेजर करने के लिए क्या करना है, n/4 करना है। ठीक है, तो n/4 किया तो 25 ऑब्जर्वेशंस, तो हर 25 ऑब्जर्वेशंस के बाद आपका एक क्वार्टाइल आएगा। तो आपका Q1 कहां पे लाए करेगा, यहाँ पे 30 पे। ठीक है, फिर उसके बाद 50 पे आपका Q2 आना चाहिए, सो यहाँ पे, और फिर Q3 75 पे आना चाहिए, तो यहाँ पे। सो Q1, Q2 और Q3 को आपको मेजर करना है। So Q1 is the size of the n/4th observation, that is 25th observation, जो कि क्लास कौन सी में लाए करेगा, 40 to 50 में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 25 इज 30, तो आप उसको वहां पे मार्क करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वार्टाइल 2 कहां पे आया, साइज ऑफ द n/2 ऑब्जर्वेशन या n/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी n/2। तो n/2th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, 50th ऑब्जर्वेशन। तो 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में लाए कर रहा है, 50 to 60 की क्लास में लाए कर रहा है, इसलिए हमने इसको Q2 मार्क कर दिया। फिर आपको Q/3 करना है, तो 3 × n/4th ऑब्जर्वेशन इज द 75th ऑब्जर्वेशन, जो कि 60 to 70 क्लास इंटरवल में लाए कर रहा है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी 75 और just greater than 75. ठीक है, I hope this is clear. So we will use the formula for the quartile Qj is equal to L plus J n/4 minus PCF, the previous cumulative frequency, divided by the frequency of the quartile class multiply by the class width, जिसको हम अब solve करके देखते हैं। So हमारे इस एग्जाम्पल में अगर मुझको फर्स्ट क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपने Q1 को मार्क किया कि Q1 कहां पे लाए करता है, Q1 कहां पे लाए करेगा, वो आप चेक करोगे बाय n/4, दैट इज 25th ऑब्जर्वेशन, और 25th ऑब्जर्वेशन 40 to 50 वाली क्लास में लाए करती है, वेयर इट इज जस्ट 12 से बड़ी होनी चाहिए और 12 से 30 के बीच में लाई कर रही है 25th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ये आपने लिख लिया, तो आपके पास J n/4 एक्चुअली में आ गया। J क्या है, क्वार्टाइल नंबर 1 इंटू n/4, दिस इज गोइंग टू बी 25 नाउ। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब L क्या था, इसकी लोअर लिमिट। सो ये हमारी क्लास है 40 to 50, इसकी लोअर लिमिट है 40, तो 40 प्लस Jn/4 इज 25। इसकी प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 30, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 12, सो 25 माइनस 12। इस ही क्लास की जिसके अंदर आपका क्वार्टाइल आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 18, तो 18 से आपने उसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय द क्लास विड्थ, दैट इज 50 माइनस 40 इज गोइंग टू बी 10। सो आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास क्वार्टाइल 1 कितना आया, 47.22। सो इसका इन्फरेंस क्या है कि 25% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती हैं रुपीज 47.22 लाख और लेस, और 75% ऑफ द कंपनीज इससे ज्यादा अर्न करती हैं। क्वार्टाइल 1 हमने कैलकुलेट किया, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में Q2 जो कि आपके मीडियन की वैल्यू भी है, और Q3 को आप खुद से इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे इस वीडियो को पहले पॉज करके फाइंड आउट करो अपना आंसर और फिर चेक करो अपना सॉल्यूशन।
तो वेल अगर आपने अब कर लिया है तो Q2 की जो वैल्यू है या वो मीडियन जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 56.67 लाख और Q3 की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 70 लाख। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं डिसाइल पर। तो डिसाइल डिवाइड करता है एक ऑर्डर्ड डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में लिए। तो आपका केथ डिसाइल, कितने डिसाइल होने थे? 9 डिसाइल्स होने थे। तो केथ डिसाइल मतलब कि आपको क्वेश्चन में D5 पूछा है, D7 पूछा है, D9 पूछा है, कुछ भी आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। तो केथ डिसाइल इज द वैल्यू below which kn by 10 observations lie. So अगर मेरा 9th डिसाइल है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 है तो k क्या होगा? 9 9 into 100 900 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 90 ऑब्जर्वेशंस मेरी इस D9 से कम है। ठीक है, और 10 ऑब्जर्वेशंस इसके ऊपर होंगी। तो हमारे सेम ही एग्जाम्पल में आपको अगेन करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना डेटा लिया, नंबर ऑफ कंपनीज ये आपको गिवन है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, बट मेक श्योर आपकी सारी के सारी जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होना चाहिए। ठीक है, कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि डेटा आपको 90 to 100 फिर उसके नीचे 80 to 90 डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया हुआ है, तो आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ये आप ध्यान रखना। फिर आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना kth डिसाइल जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में आपने उसकी पोजीशन को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो D1 होगा वो यहाँ पे 100 है तो आसान है बताना कि आपका dx की पोजीशन क्या है? 10, D2 की पोजीशन क्या होगी? 20, D3 की पोजीशन होगी 30, D4 की 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90। तो आपको वो क्लास इंटरवल के सामने उसको लिख देना है जहां पे वो आपका डिसाइल लाई करता है। तो D1 लाई करेगा 30 to 40 क्लास इंटरवल में, D2 लाई करेगा 40 to 50 में, D3, D4, D5 और D6 50 to 60 क्लास इंटरवल में लाई करेगा, D7 60 to 70 की क्लास इंटरवल में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 75। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको अपना डिसाइल को कैसे मार्क करना है कि कौन सी वो क्लास में लाई कर रहा है। वंस यू हैव डन दैट, फिर आपको सिंपली अपना फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज L प्लस kn बाय 10 माइनस द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू आई। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो अगर मेरा क्वेश्चन हो यहाँ पे पॉज करके आप D6 की वैल्यू को बताओ, जो कि एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप D6 की क्या वैल्यू होगी वो खुद से कैलकुलेट करो। सो D6 को समझने के लिए कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो सबसे पहला काम आप अपना फ्रीक्वेंसी टेबल देखोगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे और फिर आप D6 कहाँ पे लाई करता है ये देखोगे। सो पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करना है? पोजीशन को हमने कैलकुलेट करना है kn बाय 10। सो D6 मतलब k की वैल्यू 6 है, राइट, और n की वैल्यू कितनी थी? आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100, सो ये आपका 100 हो गया। और क्योंकि ये आपका डिसाइल है, सो यू विल बी डिवाइडिंग दिस बाय 10, सो द वैल्यू इज गोइंग टू बी 60। ठीक है, फिर आपने ये समझा कि जो
6 है वो 60th वैल्यू है, तो आपको देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, तो ये आपका 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल कौन से में लाई करेगा, 50/60 में। ठीक है, तो अब आपकी फॉर्मूला को यूज करने की बारी आ गई। तो डी के में आपका एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच योर D6 लाइज, दैट इज 50। ठीक है, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। इसमें आपको प्लस क्या करना है, kn/10, यही वैल्यू जो आपने kn/10 को कैलकुलेट किया था 60 है। ठीक है, इसमें से आपने प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 30, तो आप इसमें 30 को माइनस करोगे और फिर आप इसको डिवाइड करोगे इस डिसाइल की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की। सो दिस इज 30, सो आप इसको 30 से डिवाइड करोगे और इसको क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे विच इज 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 50 प्लस 30/3, so this is going to be 10, so your answer is going to be 60। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो आप ऐसे ही रैंडमली और कोई भी डिसाइल वैल्यू ले सकते हो, D5 D4, तो यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेटेड है, आप प्रैक्टिस के लिए खुद से प्रैक्टिस करके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं परसेंटाइल्स में। तो परसेंटाइल्स में भी एग्जैक्टली आपको सेम ही करना है, बस फर्क क्या है कि परसेंटाइल में जो ऑर्डर्ड डेटा है हम उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो आपका kth परसेंटाइल होगा दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू बिलो विच kn/100 ऑब्जर्वेशंस लाई। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे आपके पास 99 परसेंटाइल्स हैं टोटल। ठीक है, जो कि इस पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब आपको अगेन अपना डेटा लेना है, आपको अपने डेटा के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपने परसेंटाइल्स लिख सकते हो कि कौन सी परसेंटाइल कहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, सो आपकी सबसे पहले जो परसेंटाइल है वो लाई करने वाली है P4 तक। आप ये 4 वैल्यू है, ठीक है, सो 4 तक, P4 तक इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। P5 से लेके 12 तक आपकी परसेंटाइल किसके अंदर लाई, इस क्लास 30 to 40 की क्लास इंटरवल में लाई करेगा। फिर आपकी 30 तक, 13 से लेके P30 तक आपकी 40 to 50 में लाई करेगा। सो इस तरीके से आपके पास कोई भी वैल्यू आपको पूछी जाए तो आप वो देख सकते हो और फिर आपको सेम फॉर्मूला को यूज करना है इसमें, जो आपकी kn/100th वैल्यू में से आपको प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करके उस क्लास की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके अगेन मल्टीप्लाई करना है क्लास विड्थ से और उसको ऐड कर देना है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल जिसके आप परसेंटाइल को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो अगेन आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपके लिए ऑलरेडी गिवन है। तो फटाफट याद रखने के लिए आपको याद क्या करना है कि पहले पोजीशन को फाइंड आउट करना है kn/100 से। अगर ये आपका क्वार्टाइल था तो आपका वो kn/4 था, अगर ये आपका डिसाइल था तो kn/10 था और परसेंटाइल के केस में ये kn/100 है। फिर आपने अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए परसेंटाइल को लोकेट करना है कहाँ पे आ रहा है और फिर आपने अपना फॉर्मूला लगा के वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, सो आई होप दिस इज very very clear to you। percentile is a very very important thing जो कि बहुत हेल्प करता है हमको डिस्ट्रीब्यूशंस को अंडरस्टैंड करने में। आजकल जो जेई का एग्जाम होता है 11th 12th के बाद, वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पे जो स्कोर्स दिए जाते हैं वो परसेंटाइल के बेसिस पे दिए जाते हैं, राइट। तो जितनी पॉपुलेशन जेई का पेपर देती है, अगर 14-15 लाख बच्चों का पेपर दिया जाता है तो 99 परसेंटाइल किसके आए, उसका क्या मीनिंग होगा कि 99% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज बिलो दैट डेटा और 1% पॉपुलेशन उस स्कोर से अबव है। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको H2O केमिस्ट्री मेरा चैनल है तो जहाँ पे मैं केमिस्ट्री टीच करती हूँ, मैं जेई नीट के स्टूडेंट्स को भी टीच करती हूँ, तो वहाँ पे आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया।
सो नेक्स्ट अब हम ग्राफिकली लोकेट करते हैं अपने क्वांटाइल्स को। तो ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पे अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो इसके लिए क्वांटाइल, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे डिसाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो, आप उसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओ गिव, लेस देन ओ गिव के हेल्प से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफिकली। तो सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं कि यहाँ पे आपके क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको एक लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओ गिव बनाना है। तो इसको बनाने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। सो दैट इज गोइंग टू बी L1 of Unit 3. Then compute the position of the required quantile, कि वो क्वांटाइल है वो कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो अगर हम परसेंटाइल को कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो kn/100 से आप उसको मार्क कर लोगे कि उसकी क्या पोजीशन है। मार्क दिस वैल्यू ऑन द y एक्सिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल परसेंटाइल का P90 दिया है। तो आपने उस P90 को कहाँ पे मार्क कर लेना है अपने y एक्सिस पे कि ये मेरा वैल्यू जो है वो P90 है। ठीक है। फिर ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू मीट द ओ गिव। तो आप इससे ओ गिव तक जाते हुए इस को मार्क कर लोगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे टू द एक्स एक्सिस। ठीक है। और यहां से आपको आपकी रिक्वायर्ड परसेंटाइल मिल सकती है और आप इसको चेक कर सकते हो बाय द कैलकुलेशन मेथड ऑल्सो। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ऐसे ही अगर मुझको D60 को कैलकुलेट करना है तो मैं D60 को y एक्सिस पे मार्क करूंगी। फिर वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगी। दिस ग्राफ इज एक्चुअली नॉट कम वेरी वेल। आप अगर Q2 देखोगे तो दिस इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। सो Q2 इज 50th ऑब्जर्वेशन। तो आपने उसको y एक्सिस पे मार्क किया, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन आप अपने लेस देन ओ गिव तक लेकर गए। फिर आप उसकी एक वर्टिकल लाइन नीचे लेकर आए और जो आपके पास वैल्यू इस डेटा के अकॉर्डिंगली आई दैट इज 1600। तो इसका जो मीडियन है दैट इज 1600। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगेन कि वैल्यू आपकी कैलकुलेशंस के थ्रू, हमारे फॉर्मूला के थ्रू भी सेम ही आएगी। तो ये करके आप अपनी कैलकुलेशंस को सेव करके आप फटाफट अपने आंसर्स दे सकते हो। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया, आपने हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा। आज के इस लेक्चर में हमने मीडियन समझा क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। हमने वेरियस क्वांटाइल्स को समझा, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इग्नऊ के एग्जाम के लिए। तो मेक श्योर चैप्टर में गिवन एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करो। बैक एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन गिवन है उनके थ्रू अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी गिवन है आप उन सब को करो। ठीक है। आई विल बी कमिंग अप विद द लेक्चर्स जहां पे मैंने उन एक्टिविटीज को भी मैं आपको समझाऊंगी, पर तब तक आप करके रखो और बैक एक्सरसाइजेस को भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। आई विल डू एवरीथिंग विद यू बट यू ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पे हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि मोड क्या होता है, मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगेन। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड मोड एंड द मीन, जो कि हमने इस चैप्टर में सीखा। और फिर उसके बाद हम और दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सीखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव इट अ लाइक। थैंक यू सो मच।